मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज एपिसोड 2, क्या भारत को चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनानी चाहिए, आज उसकी आवश्यकता आ गई है। इसके बारे में एपिसोड 1 में मैंने चर्चा किया पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने का और मुस्लिम लीग के इतिहास का। आज अपन चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और दमन हो रहा है, खासकर पिछले 16-17 दिन से छात्र नेता, चरमपंथी छात्र नेता उस्मान हादी के हत्या के बाद और मोहम्मद यूनुस की सरकार मौन धारण की हुई है, तो क्या आज भारत को चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एलिफेंट नेक बनानी चाहिए? इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में बताया और पॉपुलेशन डेमोग्राफी के बारे में बताया कि कैसे पिछले 70 साल में कम होते होते 35% से आज 7.25% बांग्लादेश में है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और मोड़ आता है, जो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का भाग था और भारत के दुश्मन था, वो दोस्त कैसे बनता है? तो उसका कारण है 1970 के चुनाव। उस चुनाव में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में 300 सीट थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में 167 सीट और बाकी पश्चिमी पाकिस्तान में। उस चुनाव में अवामी लीग के नेता शेख मुजीब रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीट 167 सीट को जीत हासिल किया था, लेकिन याहा खान और PPP के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता नहीं देने के नाम पे और अवामी लीग को सत्ता हस्तांतरण नहीं करने के नाम पे सत्ता हस्तांतरण नहीं किया। उसके बाद आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद सभी अवामी लीग के नेता और मुक्ति वाहिनी के नेता और शेख मुजीब रहमान सबको जेल में बंद कर दिया गया। और पूर्वी पाकिस्तान में खासकर हिंदुओं के खिलाफ और जो अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ और मुक्ति वाहिनी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू किया फील्ड पूर्वी कमान के प्रमुख टिक्का खान के नेतृत्व में, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए और लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। और उसी के परिणाम में 1.5 करोड़ शरणार्थी लगभग भारत में आए और वो वापस भी नहीं गए, जिसमें आधे मुसलमान आधे हिंदू थे। और फिर 16 अगस्त 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है। और बांग्लादेश बनने के बाद मात्र 4 साल शांति रहती है और फिर 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीब रहमान को पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी जाती है, जिसमें शेख हसीना और उनकी बहन ही बचती है। और उसके बाद फिर सैनिक तख्तापलट के बाद जियाउर रहमान के शासनकाल में 1988 में बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र अपने आप को घोषित कर देता है और हिंदुओं के जब आधे लगभग जमीनों को सरकार राजसात कर लेती है। और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार 47-46 से लेके सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग ने किया था, जिसमें बंगाल और कलकत्ता नोआखली में लाखों हिंदू मारे गए थे जिन्ना के आह्वान पे।
उसके बाद से हिंदुओं के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार कभी रुका ही नहीं। जो 35% से आज 7.25% हिंदू हैं वहां, वो कभी रुका ही नहीं। रुका मात्र पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत की आवश्यकता थी। भारत की आवश्यकता इसलिए थी कि पश्चिमी पाकिस्तान ने 1948 में उर्दू को वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। उसके पश्चात उस ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित होने के बाद वहां के लोगों ने आंदोलन किया, भाषा आंदोलन, जिसमें लगभग हजारों छात्र मारे गए। और उसके बाद लगातार पूर्वी पाकिस्तान के शोषण होता रहा। पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी पूरे पाकिस्तान की लगभग 45% था और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश की आबादी 55% था। राजस्व प्राप्ति होती थी लगभग पूर्वी पाकिस्तान से 60%, पश्चिमी पाकिस्तान से 40%। लेकिन उस पाकिस्तान के बजट में जो प्रयोग होता था, उपयोग होता था, पश्चिमी पाकिस्तान में 70% उपयोग होता था। उसका विरोध 50 के दशक से शुरू हो गया और उस विरोध के कारण अवामी लीग शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में बना और उसने चुनाव जीता। और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के अभियान के बाद बांग्लादेश बना। लेकिन बांग्लादेश बना मात्र 4 साल मित्रवत संबंध रहा, उसके बाद शांति रही ही नहीं। शांति का मतलब है हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और दमन, और हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं को वहां से भगाना, जो निरंतर चलता रहा। लेकिन शेख हसीना के शासनकाल में अभी 19 साल में लगभग कुछ हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमा, हिंदुओं को कुछ अधिकार दिए गए और बांग्लादेश के विकास दर जो लगभग 6 से 7% रहा 19 साल में, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी बढ़ी और लगभग $2100 प्रति व्यक्ति आय तक हो गया। लेकिन फिर अमेरिका ने रिजिम चेंज क्यों करना चाहा और जो जमाते इस्लामी के जो स्टूडेंट विंग है, जो चरमपंथी इस्लामिक राजनीतिक दल हैं, चाहे बीएनपी हो चाहे अन्य दलें हो, जो इंकलाब मंच बनाया गया है, सब लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार शुरू क्यों किया? एक बहाना मोहम्मद यूनुस को मिल गया कि उस्मान हादी के बाद भारत के विरोध में प्रचार कि शेख हसीना को भारत अपनी यहां शरण दिया हुआ है और सभी समस्या का जड़ शेख हसीना है, जबकि ऐसे है नहीं। जो मैं पूर्व में बताया 19 साल में कैसे भारत ने विकास किया। लेकिन आप दुनिया में देखेंगे इस्लामिक चरमपंथी लोगों को जो अपने आप को जिहादी घोषित करते हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, चाहे बांग्लादेश के जमाते इस्लामी हो, चाहे बीएनपी हो, उनको लोकतंत्र और विकास से मतलब ही नहीं है। उनको दुनिया में खलीफत चाहिए, इस्लाम के विस्तार चाहिए दुनिया में। इस कारण अमेरिका के आशीर्वाद से बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ और अमेरिका के एजेंडे के तहत और छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व करता जमाते इस्लामी, चरमपंथी इस्लामिक गुट, चरमपंथी इस्लामिक राजनीतिक दलों के सहयोग से उनके अनुकूल मोहम्मद यूनुस शासन कर रहा है। और अभी दीपू दास के जिस तरह निशंस हत्या हुआ बांग्लादेश में, आपने देखा होगा कि झाड़ के ऊपर टांग के जला दिया गया, वैसे और कई हिंदू युवाओं का, हिंदू लोगों का हत्या हुआ है अभी पिछले 16-17 दिन में, और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। बांग्लादेश में 64 जिले हैं, उसमें 57 जिले में पिछले 17 दिन से आगजनी, हत्या और हिंदुओं के खिलाफ दमन चल रहा है।
लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेश में हो रहा है ऐसी बात नहीं है। दीपू दास की हत्या इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में एक कानून है, आप लोगों ने सुना होगा, ईश निंदा कानून। ईश निंदा कानून मतलब प्रभु के निंदा करने के खिलाफ कानून। तो जैसे ईश निंदा कानून पाकिस्तान में है, वैसे बांग्लादेश में भी उन्होंने आरोप लगाया कि दीपू दास ने ईश निंदा किया है, जो कुरान के खिलाफ काम किया है, और उसको भीड़ ने कुछ सुने बिना मार मार के हत्या कर दिया और टांग के झाड़ में आग लगा दिया। आपने सुना होगा। तो अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके व्यवसायिक संस्थानों को जलाया जा रहा है, जितने न्यूट्रल मीडिया थे उसके हेडक्वार्टर को जला दिया गया। तो ये थमेगा या भारत को स्थायी समाधान करना पड़ेगा, ये विचारणीय बिंदु है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि भारत के आस पड़ोस के देश जो हैं उनमें हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ क्या हुआ है। आप लोग सब सुने होंगे कि 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुआ खुमैनी के नेतृत्व में, उसके बाद वहां जो 6 लाख हिंदू थे या तो भगा दिए गए या मार दिए गए। आज 100% मुसलमान हैं ईरान में। आप बांग्लादेश में देखे होंगे 1979 में सोवियत संघ के इन्वेजन के बाद और तालिबान के खड़े होने के बाद जो 6-7 लाख हिंदू और सिख थे अफगानिस्तान में, आज मात्र 2 परिवार बचा है, एक मंदिर के पुजारी और एक व्यापारी पेशावर में है जिसका दुकान है। 2 बचे हैं मात्र। आज 7 लाख या तो भगा दिए गए या मार दिए गए या कन्वर्ट कर दिए गए। वैसे ही आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान में 1941 के जनगणना के अनुसार जो पश्चिमी पाकिस्तान था पहले, उसमें 28% हिंदू और सिख थे। आज कितने बचे हैं? 1.6%। ये 1900 अभी 21-22 की जनगणना के अनुसार। जो बांग्लादेश में जो 11 के अनुसार 35% थे, आज बचे हैं मात्र 7.25%। तो इसका स्थायी समाधान क्या है? तो स्थायी समाधान तो वैसा है जैसे व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी भाग को कब्जा करके जो 5 राज्यों को कब्जा किया, 14 में क्रीमिया को और लुहांस्क, डोनेत्स्क और 4 राज्यों को अभी 22 से युद्ध के बाद कब्जा किया है। और उस कब्जा किया है उसमें दावा उनका है कि वहां पे बहुमत में नहीं लेकिन अधिकांश लोग रूसी मूल के हैं, रूसी भाषी हैं, रूसी एथनिक के हैं, इसलिए हम इसको कब्जा कर लिए हैं और रूस उसको छोड़ेंगे नहीं, ये दावा है। और यूक्रेन भी 91 तक सोवियत संघ रूस के पार्ट था, जैसे बांग्लादेश 1947 तक हमारा पार्ट था। तो अमेरिकी हरकत के कारण व्लादिमीर पुतिन ने जो कदम उठाया और स्थायी समाधान लगभग कर चुका है, वो स्थायी समाधान चाहता है भारत। तो बांग्लादेश में भी जो उत्तरी उसके डिवीजन है, बांग्लादेश में 8 डिवीजन है, उसमें उत्तरी डिवीजन है रंगपुर डिवीजन, जिसकी क्षेत्रफल है 16,145 वर्ग किलोमीटर। और वहां अधिकांश मतलब बहुमत में नहीं है, जो बांग्लादेश के अन्य क्षेत्रों में जो हिंदुओं की संख्या है उसमें सबसे अधिक संख्या में हिंदू रहते हैं। तो स्थायी समाधान तो चिकन नेक को एलिफेंट नेक करना पड़ेगा भारत को, या जो आज 78 साल से जो देखते आ रहे हैं, जो कश्मीर घाटी हिंदू मुक्त हो गया, 90 के पहले 14% हिंदू और सिख थे वहां पे, आज पूर्ण रूप से हिंदू मुक्त हो गया। लगभग
150 परिवार घाटी में मात्र रहते हैं। कौन? हिंदू और सिख लोग। तो स्थायी समाधान तो ही है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए मोदी जी को करना क्या पड़ेगा? मोदी जी को पुतिन करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। पुतिन ने जो किया वो करना पड़ेगा, पुतिन बनना पड़ेगा। और पुतिन बनने के लिए भारत सरकार के पैर में जो बेड़ी है वो भारत के वासुदेव कुटुंबकम है, तथाकथित सेकुलरिज्म है। और जो तथाकथित सेकुलर और लिब्रांडू राजनीतिक दल हैं उनका दबाव है, भारत की वोट बैंक की राजनीति है, और आज तक भारत की जो विश्व शांति की अंतर्राष्ट्रीय नीति रही है, ये सब बेड़ी है, लगी हुई है भारत सरकार के, बेड़ी लगी हुई है पैर में। लेकिन इसका स्थायी समाधान तो मोदी जी ही कर सकते हैं और दूसरा कोई विकल्प है नहीं। लेकिन यहां पे मोदी जी को व्लादिमीर पुतिन बनना पड़ेगा। तो भारत के विकास दर, भारत की संवैधानिक स्थिति, भारत की संवैधानिक ढांचा, भारत की विश्व शांति की नीति, इन सब नीतियों के चलते, आदर्शों के चलते और ये तथाकथित गांधीवादी नीति के चलते क्या नरेंद्र मोदी पुतिन बनेंगे? संभावना तो कम है मित्रों। लेकिन एक चीज बता दूं कि सभ्यता के विकास के क्रम में, सभ्यता के विकास के क्रम में शक्तिशाली राष्ट्रों को अद्भुत पराक्रम दिखाना पड़ा है। जैसे इतिहास में रूस ने दिखाया है, जैसे फ्रांस ने दिखाया है, जैसे ब्रिटेन ने दिखाया है, जैसे अमेरिका ने दिखाया है, जैसे अमेरिका ने दिखाया है, जर्मनी ने दिखाया है, और हमारे पड़ोस में चीन ने दिखाया है। पराक्रम कैसे दिखाया कि आज 38,000 वर्ग किलोमीटर जबरदस्ती 1962 के युद्ध में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जो आज तक छोड़ा नहीं है और हम कुछ कर पाएंगे नहीं और कर पाए हैं नहीं। जैसे उन्होंने चीन ने 49 में तिब्बत को कब्जा कर लिया, जैसे उसने जिनजियांग प्रांत को जो मुस्लिम बहुल था उसको 1949 में कब्जा कर दिया, और चीन हान जातियों को आज तिब्बत में भी और जिनजियांग प्रांत में भी बहुमत में हो गए हैं। चीनी एथनिक लोग, चीनी हान लोग आज स्थायी समाधान कर चुका है। वैसे ही स्थायी समाधान की जरूरत है बांग्लादेश में। लेकिन भारत के आदर्श, भारत की नीतियां शायद इसके लिए अनुमति नहीं देंगे, और अनुमति दे भी देंगे तो मोदी जी को पुतिन बनना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि सभ्यता के विकास के क्रम में, जैसे मैंने उदाहरण दिया, दुनिया के कई महान राष्ट्रों ने पराक्रम दिखाया है, अस्थायी समाधान किया है, वैसे ही स्थायी समाधान की जरूरत है बांग्लादेश में। ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये भविष्य के गर्भ में है, या एक लूंज फूंज समाधान ये भी है कि बांग्लादेश में रिजीम चेंज कर दिया जाए और वहां मिलिट्री कू करवा के, सैनिक शासन स्थापित करवा के भारत के अनुकूल कुछ 5-7 साल के लिए अस्थायी समाधान कर लिया जाए। ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि शेख हसीना जैसे लिबरल लोगों की फिर सरकार बन जाए या बनवाया जाए तो कुछ अस्थायी समाधान हो सकता है। स्थायी समाधान तो पराक्रम दिखाना पड़ेगा, और जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको एलिफेंट नेक बनाना पड़ेगा। और रंगपुर का जो डिवीजन है, वहां राज्य नहीं होता, डिवीजन होता है बांग्लादेश में, उस डिवीजन को भारत को अधिग्रहण करना पड़ेगा। वो स्थायी समाधान होगा। ये स्थायी समाधान हो पाएगा नहीं हो पाएगा, भाजपा की सरकार है, भाजपा हिंदुओं के प्रति संवेदनशील है, निसंदेह संवेदनशील है, और स्थायी समाधान अगर कोई कर सकता है तो
भारत ही कर सकता है। उस दिशा में लोकतंत्रीय प्रयास कर भी रही है भारत सरकार, लेकिन लोकतंत्रीय प्रयास स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तो मैंने जो बताया वही है कि भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को एक बार अपनी साहस नहीं दुस्साहस दिखाना पड़ेगा और पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तब उसका स्थायी समाधान हो पाएगा। मित्रों, जय हिंद, नमस्कार।